दोस्तों रिसेंटली एक बहुत ही मेजर डेवलपमेंट देखने को मिला जो आप यहाँ पे न्यूज हेडलाइन में देख सकते हैं। एशियाज रिचेस्ट मैन सीज ग्रोइंग आइसोलेशन फॉर चाइना। यहाँ बात हो रही है गौतम अदानी जी की, जो रिसेंटली ब्लूमबर्ग बिलियनियर लिस्ट के अंदर 3rd स्पॉट पे आ गए हैं एंड एशिया के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ये पद जो है ये हासिल किया है। इन्होंने फोर्ब्स सीईओ की जो एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी सिंगापुर के अंदर, वहां पे ये स्टेटमेंट जो है वो बोला एंड ये स्टेटमेंट जो है इमीडिएटली बहुत सारी मेजर न्यूज़पेपर्स ने अपनी फ्रंट हेडलाइन बनाया। साथ ही में ये जो स्टेटमेंट है गौतम अदानी जी का, ये कहीं ना कहीं मिरर करता है वर्ल्ड बैंक के रीसेंट रिपोर्ट से, जहां पे उन्होंने चाइना का जो 2022 के लिए जीडीपी फोरकास्ट है उसको कट डाउन करके 2.8% कर दिया है। 2021 में चाइना 8.1% से ग्रो कर रहा था एंड चाइना का ये जो जीडीपी फोरकास्ट में कट डाउन हुआ है, ये कहीं ना कहीं चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ को फर्स्ट टाइम सिंस 1919 एशिया की ग्रोथ रेट से कम कर देगा। आखिर गौतम अदानी जी ग्लोबल आइसोलेशन फॉर चाइना की बात क्यों कर रहे हैं? Why World Bank has slashed down the GDP growth of China? And क्या चाइना का ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस है ये इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है? We will discuss all this in details. But before we move forward, मैं आपको हमारे महानवरात्रि सेल के बारे में बता देती हूँ। टेक्स्ट बुक के ऊपर 28, 29 और 30 को महानवरात्रि सेल चल रही है, जहां पे आपको हमारे यूपीएससी का पूरा कोर्स जो जनरली 36,000 रुपीज का होता है वो 18,719 में मिल रहा है अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं सोनप्रिया। एंड आपको केवल जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया उस पर क्लिक करके एनरोल करना है एंड कोड यूज करना है। साथ ही में हर घंटे जो लकी विनर है उसको मोबाइल फोन एंड तीनों दिनों का जो एक मेगा विनर होगा उसको मारुति एस्प्रेसो कार, ये भी जीतने का ऑफर है। सो अभी जाइए एंड एनरोल कीजिए। सुपर कोचिंग के अंदर हम लोग आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवा रहे हैं प्रीलिम्स और मेंस की, वीडियो कोर्सेज, मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स, डेली लाइव क्लासेस बाय ऑल ऑफ योर फेवरेट फैकल्टीज। सो जाइए एनरोल कीजिए, वेट मत कीजिए, दिस इज द बेस्ट ऑफर। एंड स्टूडेंट्स, कमिंग बैक टू द पॉइंट, गौतम अदानी जी ने ये जो स्टेटमेंट बोला इसके अंदर उन्होंने कहा कि चाइना ग्लोबल आइसोलेशन फेस करेगा क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि दुनिया भर के देशों के अंदर देयर इज अ ट्रेंड टुवर्ड्स इंक्रीजिंग नेशनलिज्म, सप्लाई चेन रिस्क मिटिगेशन, टेक्नोलॉजी रेस्ट्रिक्शंस एंड रेजिस्टेंस टू बीजिंग्स ह्यूज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। साथ में इंटरनली चाइना का जो हाउसिंग एंड क्रेडिट रिस्क है वो, ये सब कुछ चाइना को आने वाले समय में ग्लोबली आइसोलेट कर देगा। हम ये सब कुछ डिटेल में देखेंगे, वाई ग्लोबल आइसोलेशन एंड इन सब फैक्टर्स को डिटेल के अंदर। सो दोस्तों, आप जानते हैं 1990s के बाद में जब ग्लोबलाइजेशन पीक करने लगा तो उसका सबसे ज्यादा फायदा चाइना ने उठाया। चाइना जो है वो आज न केवल सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है बल्कि साथ ही साथ में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब है, एज यू कैन सी इन दिस रिपोर्ट। अब बात कुछ ऐसी है कि कोविड-19 रेस्ट्रिक्शंस के चलते बहुत सारी कंट्रीज ने ये रियलाइज किया और उसके बाद अभी हाल फिलहाल रशिया यूक्रेन वॉर के बाद में कि आपको अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रॉन्ग करना होगा। सेल्फ रिलायंस या आत्मनिर्भरता पे फोकस किया जा रहा है क्योंकि आप किसी भी कंट्री पे डिपेंड नहीं हो सकते हैं। कोविड के टाइम पे इंडिया ने, आपने देखा होगा, पीपीई किट की शॉर्टेज फेस की थी क्योंकि हम मोस्टली ये सब चाइना से मंगाते हैं एंड कोविड के चलते ये सब कुछ जो है ये डिस्टर्ब हो गया था। साथ ही में एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो भी अपनी सप्लाई चेन जो है उसको डाइवर्सिफाई कर रही हैं। मैं आपको यहाँ पे एप्पल का एग्जांपल देना चाहूंगी। रिसेंटली आपने ये न्यूज में जरूर देखा होगा कि एप्पल जो है उसने अपना लेटेस्ट जो मॉडल है आईफोन 14, इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडिया के अंदर श्री पेरुम्बुदुर तमिलनाडु के अंदर शुरू कर दी है, चाइना से अपने बेस को शिफ्ट करके। सो कहीं ना कहीं एप्पल अपनी चेन को डाइवर्सिफाई कर रहा है ताकि एक पर्टिकुलर कंट्री पे ही उसको डिपेंड ना रहना पड़े। इसी के बीच में आप एक और चीज जो नोटिस करने लायक है वो ये है कि आप जानते हैं यूएस और चाइना के बीच में ताइवान इशू को लेकर काफी टेंशन चल रही है एंड यहाँ पे यूएस जो है वो चाइना की इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री एंड चिप मेकिंग इंडस्ट्री के अंदर जो डोमिनेंस है उसको सीधा टारगेट कर रहा है।
US moves to keep advanced semiconductor technology out of China. You can see over here. साथ ही में चाइना के चिप मेकिंग को टारगेट करने के लिए यूएस ने हाल फिलहाल में अपने जो 2 टॉप चिप मेकर्स हैं उनको कहा है कि आप जो हाई परफॉर्मेंस चिप्स हैं वो चाइना को नहीं बेचेंगे। इनफैक्ट यूएस जो है वो कोशिश कर रहा है कि एडवांस्ड जो फैब्रिकेशन फैसिलिटीज हैं चिप के सेक्टर में चाइना के अंदर उसको भी खत्म किया जाए। यूएस एंड चाइना के बीच में ताइवान के टेंशंस के चलते बहुत सारे अमेरिकन बैंक्स कह रहे हैं कि दे कुड एग्जिट चाइना अगर चाइना ताइवान पे हमला करता है। सो यू कैन सी मल्टीपल फैक्टर्स, जैसा कि गौतम अदानी जी ने भी कहा है ना कि एक तो आपका टेक्नोलॉजी रेस्ट्रिक्शन है, दूसरा आपका यहाँ पे आप देख रहे हो कोविड-19 के रेस्ट्रिक्शंस, यूक्रेन वॉर, इन सब ने कहीं ना कहीं सेल्फ रिलायंस पे एंड सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन पे फोकस किया है एंड ये चाइना के लिए अच्छी न्यूज नहीं है। इसके अलावा चाइना के इंटरनल फैक्टर्स में अगर हम देखें जो उसकी इकोनॉमी को नेगेटिवली इंपैक्ट कर रहे हैं तो सबसे बड़ा फैक्टर है चाइना का रियल एस्टेट सेक्टर। चाइना का रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है। एक तो कोविड-19 एंड चाइना की जो जीरो कोविड स्ट्रेटेजी है वो, जिसमें बहुत स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं तो काम करना बहुत मुश्किल हो गया है, एंड दूसरा चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस। इन्होंने चाइना के रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर एक फाइनेंशियल क्राइसिस जो है उसको जन्म दे दिया है। अब इनके पास जब पैसे नहीं है तो ये इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इनकम्प्लीट हैं, एंड प्रोजेक्ट्स इनकम्प्लीट है तो देखने को मिल रहा है कि हाउसिंग सेल्स जो हैं 2022 में 2021 की कंपैरिजन में 70% गिरावट आई है। चाइना का रियल एस्टेट सेक्टर उसकी जीडीपी में 30% कंट्रीब्यूट करता है, यानी अगर यहां कुछ भी क्राइसिस होता है उसका सीधा इंपैक्ट चाइना की इकोनॉमी पे होगा। चाइना के जो बैंक्स हैं उनका 30 से 40% लोन रियल एस्टेट सेक्टर को है, तो उसके बैंक्स के लिए भी एक प्रॉब्लम है। एंड चाइना के जो लोग हैं वो अपनी 70% इनकम को हाउसिंग सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, सो पीपल विल ऑल्सो फेस अ प्रॉब्लम। चाइना के लोगों के अलावा चाइना का जो ये रियल एस्टेट की प्रॉब्लम है ये ग्लोबल इकोनॉमी के लिए भी एक रिस्क है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं चाइना जो है वो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब है। जो कॉन्ट्रैक्ट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग है चाइना उसके अंदर ग्लोबल लीडर है। सो इसका सीधा इंपैक्ट हमको चाइनीज इकोनॉमी का जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो हमको देखने को मिल रहा है ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के अंदर। नॉट ओनली दिस, चाइना जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा, इट इज द मेजर ग्लोबल क्रेडिटर स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर भी एक क्राइसिस पैदा हो सकता है चाइना के ये जो नेगेटिव ग्रोथ है इसके वजह से। अब यहां पे एक और चीज है, चाइना की ग्लोबल लीडर बनने की जो एम्बिशंस थी उसका एक सबसे बड़ा जो प्लान था वो था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो उन्होंने 2013 में अनाउंस किया। इसके अंदर वो डिफरेंट कंट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने चाहते थे, एंड इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के थ्रू चाइना का ऐसा कहना था कि वो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए काम कर रहे हैं। चाइनीज कंपनीज ने भारी मात्रा में इन कंट्रीज के अंदर इन्वेस्ट किया मेजर प्रोजेक्ट्स के अंदर। अब ये प्रोजेक्ट जो है BRI प्रोजेक्ट ये प्रॉब्लम में है। देयर इज ग्रोइंग सस्पिशन टुवर्ड्स दिस प्रोजेक्ट। क्यों? क्योंकि एक तो ये जो फंडिंग होती है इस प्रोजेक्ट की इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इंक्रीजिंगली जिन कंट्रीज में BRI प्रोजेक्ट शुरू किया गया उनके अंदर हमें एक डेट क्राइसिस देखने को मिल रहा है। आप श्रीलंका एंड पाकिस्तान की जो स्थिति है उससे वाकिफ होंगे। नॉट ओनली दिस, लोकल प्रोटेस्ट हो रहे हैं इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनके अगेंस्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि चाइना जो है उसकी कंपनीज अपने लोगों को लेके आती है इन प्रोजेक्ट्स में काम करने के लिए, तो लोकली कोई एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं हो रहा, एंड ये कंपनीज ओपनली यहाँ के एनवायरमेंटल जो लॉज हैं उनको भी वायलेट करती है। गवर्नमेंट्स भी अब धीरे धीरे इन प्रोजेक्ट्स की तरफ ससेप्टिकल हो रही हैं। क्यों? द रीजन इज कि ये प्रोजेक्ट्स ज्यादातर ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो चाइना के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, मिलिट्री इंटरेस्ट जो है उसको फुलफिल करेंगे रेदर देन इन कंट्रीज की इकोनॉमी को बूस्ट। साथ ही में बहुत सारे कंट्रीज की सॉवरेंटी जो है, इंडिपेंडेंस जो है उसको भी
एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को भी ये प्रोजेक्ट्स चैलेंज कर रहे हैं। एंड द बेस्ट एग्जांपल इज चाइना का सीपेक प्रोजेक्ट, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर से होकर गुजरता है। सो इंक्रीजिंगली कंट्रीज आर अपोजिंग BRI प्रोजेक्ट एंड श्रीलंका एंड पाकिस्तान इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। साथ ही में बांग्लादेश के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी साउथ एशियन कंट्रीज को वार्न किया कि चाइना का BRI प्रोजेक्ट्स के अंदर लोन लेने से पहले एक बार आप पाकिस्तान और श्रीलंका की तरफ देख लेना, यानी हिज वार्निंग, डोंट टेक लोन्स अंडर द BRI प्रोजेक्ट। नॉट ओनली दिस, अब ये चाइनीज कंपनीज जो हैं अगर ये फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रही हैं तो बहुत सारी जो मेजर कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं ये प्रोजेक्ट्स को गिव अप कर रही हैं। जैसे कि आप कंबोडिया के अंदर एक एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को देख सकते हैं, ये प्रोजेक्ट एक पर्टिकुलर चाइनीज कंपनी ने गिव अप कर दिया। सिमिलर सिचुएशन हमको देखने को मिली UAE एंड सूडान के बीच में जो पोर्ट प्रोजेक्ट था उसको लेकर के। एंड ये मैं आपको इसी महीने के सितंबर की 20-28 सितंबर की न्यूज बता रही हूं। सो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इज अंडर थ्रेट। एंड साथ ही में ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है ये कंट्रीज के अंदर एक डेट क्राइसिस, आर्थिक संकट पैदा करके उनकी इंडिपेंडेंस को भी चैलेंज कर रहा है, क्योंकि फिर चाइना इन कंट्रीज की पॉलिसी को डिक्टेट करना शुरू कर देती है एंड इनके स्ट्रेटेजिक एसेट्स को अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर देती है। सो इंक्रीजिंगली नाउ पीपल आर अगेंस्ट द BRI प्रोजेक्ट। और ये सब कुछ जो हमने डिस्कस किया ये रीजन है आने वाले समय में हमें चाइना का ग्लोबल आइसोलेशन देखने को मिलेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या ये इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, देखते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि इंडिया रिसेंटली 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है एंड कहा जा रहा है कि बाय 2029 हम लोग दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। अगर हम इंडिया का वर्ल्ड GDP के अंदर जो शेयर है वो देखें तो अगर वो अभी 3.4% है तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि बाय 2027 इट विल बी 4.1%। नॉट ओनली दिस, अभी रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट ने नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी जो है उसको अनाउंस किया। इससे पहले गति शक्ति प्रोजेक्ट जो है उसको अनाउंस किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए। सो लॉजिस्टिक्स सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को क्रिएट करके हम बिजनेसेस के लिए एक सूटेबल इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट जो है उसे क्रिएट कर रहे हैं। एंड ये कहीं ना कहीं इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो मैच्योरिटी है उसे शो कर रहा है। साथ ही में आप जानते हैं इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, यंग पॉपुलेशन है। अगर हम अपनी इस यंग पॉपुलेशन को स्किल्स प्रोवाइड कर सकते हैं, प्रॉपर स्किल्स, मार्केट ओरिएंटेड, एंड साथ ही साथ में अगर हम अपने लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर एक क्लैरिटी लेके आ जाए ताकि लीगल डिस्प्यूट जो होते हैं कंपनीज एंड इंडियन गवर्नमेंट के बीच में उसे कम किया जा सके, एनवायरमेंट लॉज जो हैं उसमें हम क्लैरिटी ला सकें, तो हम आने वाले समय में चाइना को टक्कर दे सकते हैं एंड ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब जो है वो बन सकते हैं। होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के लिए। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। एंड दिस इज अबाउट मी, आई एम सोनप्रिया। मैं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पे आपकी हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस लेती हूँ। दिस इज माई टेलीग्राम ID, सोनप्रिया मैम टेक्स्ट बुक। You can connect with me here. Thank you so much.